নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই উদয়ন দুৱাৰা আৰু মই আজিও আহিছোঁ এটা স্পেচিয়েল এপিছড লৈ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আহক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এপিছডটো হৈছে IQ Civils IAS Academy প্ৰেজেন্টছ কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰা। চ' এই স্পেচিয়েল যিটো এপিছড হয়, যিসকলে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা ভাবি আছে বা মনত হ'লেও ভাবি থৈছে যে মই এদিন না এদিন চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কৰিম, পঢ়িম, দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম, আৰু যাৰ সপোন এই চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কৰা, তেওঁলোকেতো প্লিজ বহক, ভালকৈ গোটেই এপিছডটো চাওক, কাৰণ আজি বহুতখিনি তথ্য আপোনালোকে পাব, বহুতখিনি কথা শিকিবলৈ পাব। আগবাঢ়োঁ, কিন্তু তাৰ আগতে ঢেৰ প্ৰশ্ন লৈও আহিছোঁ আৰু তাৰ আগতে মই চিনাকি কৰা বিচাৰিছোঁ আজি স্পেচিয়েল গেষ্ট যি আমাৰ সৈতে বহি আছে বৰ্তমান ষ্টুডিঅ'ত। আহক পোনপ্ৰথমে চিনাকি হওঁ IQ Civil IAS Academy যিজন অ'নাৰ, ফাউণ্ডাৰ মিষ্টাৰ অনুজ সিং। ৱেলকাম টু আৱাৰ শ্ব'। থেংক ইউ। আৰু লগতে বিশাল শৰ্মা, মেনেজাৰ, আপুনি IQ Civils IAS Academy। চ' বিশালৰ সৈতে আমি কথা অলপ দেৰিকৈ পাতিছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে অনুজজিৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰোঁ। साल तो अच्छा रहा है आपका बहुत। जी जी, थैंक यू। लास्ट ईयर भी हम मिले थे तो फिल्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे। जी जी जी। और इस बार मेंस में भी 28 ऑलमोस्ट 30 के आसपास। 2-3 स्टूडेंट्स का पता नहीं लग पाता है बट जिस लिस्ट में हम लोग जितने मैक्सिमम निकाल पाए 28 कंफर्म्ड सिलेक्शन। जी, ये तो काफी अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत ढेरों बधाई यार। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस है पूछना चाहेंगे जी, लेकिन वही जो जहन में तो बहुत कुछ है, आते रहते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 30 लोग जो है वो फाइनल्स में सिलेक्ट हुए, ऑलमोस्ट 28 रफली। जी, तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो है ही है, लेकिन सबसे जो सक्सेस मंत्र जो है वो मैं जानना चाहूंगा आपके इंस्टीट्यूट जी, का। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच DY365 एंड UD आपको एंड हमारे प्रिय दर्शकों को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए फिर से। तो अराउंड 11 मंथ्स के बाद हम फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो उस टाइम में हमारे 64 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स में सिलेक्शंस दिया था APSC के, और उसके बाद फरवरी में मेंस एग्जाम हुआ और फिर इंटरव्यू हुआ मई और जून में। तो 28 फाइनल सिलेक्शंस निकल के आए हैं, कंफर्म्ड सिलेक्शंस। तो सक्सेस मंत्र यही है कि 4 साल से हम लोग आसाम में काफी सिंसेरिटी के साथ कोचिंग देते हैं स्टूडेंट्स को। अब सिंसेरिटी से मेरा मतलब ये है कि अराउंड 25 फैकल्टीज ऑल इंडिया से विजिट कर चुके हैं, और वही फैकल्टीज हमारे यहाँ पढ़ाते हैं जो पहले मिनिमम UPSC के इंटरव्यू तक जा चुके हैं, और 8 to 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मिनिमम। तो आइडिया यही रहता है कि स्टूडेंट्स के लिए हम उन फैकल्टीज को बुलाएं जो अपने फील्ड में महारथी हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और सब्जेक्ट में 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि एक ही फैकल्टी मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में होता है, लेकिन हम लोग ने ये कोशिश रखी है अपनी, वो भली आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या हमारा प्राइवेट सेंटर हो GS रोड में, कि फैकल्टीज वही आए जो स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल टेक्निक सिखा सके एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब इसमें 5-6 चीजें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं कोचिंग में। एक तो रेगुलर क्लासेस हैं, उसके साथ में दिल्ली से ही पब्लिश होकर एक मटेरियल आता है स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे साइंस एंड टेक का, इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एवरी ईयर अपडेट होता रहता है। तो स्टूडेंट्स को हम कोशिश करते हैं कि ऐसा मटेरियल दें जहां से उनको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकें, नंबर 1। और मटेरियल से उनको सिर्फ क्लासरूम लेक्चर की जानकारी ना मिले, उनको ये भी जानकारी मिले कि उसके अपार्ट, उसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 3, रेगुलर टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, बोथ प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड MCQs और उसके साथ में जो मेंस के लिए लॉन्ग आंसर्स बेस्ड टेस्ट हैं, ताकि स्टूडेंट्स का रिवीजन होते रहे। जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा रिवीजन होते रहे, और स्टूडेंट्स ये भी चेक कर सके कि उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, और उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वो उस पर काम कर सके। अब इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आंसर राइटिंग सेशन जो है वो हम कंडक्ट कराते हैं। तो अभी मैंने आपको जो तीनों चीजें बताई हैं, रेगुलर क्लासेस है, मटेरियल है, रेगुलर टेस्ट है, इससे स्टूडेंट को नॉलेज बहुत मिलती है। लेकिन जो आंसर राइटिंग टेक्निक्स है, उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को वो स्किल सिखाते हैं जहां पे वो एक अच्छा आंसर लिख सकें, जो एक एग्जामिनर की आंख में बहुत जल्दी आए। तो इसमें हम लोग 4 चीजों पे काम करते हैं। आपका एक पहला है इंट्रोडक्शन राइटिंग। कोई भी आंसर जब शुरू करना होता है तो उसका एक बहुत पावरफुल इंट्रोडक्शन होता है। ये हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी में जाके इसकी हम बात करना चाहेंगे कि जब भी कोई भी एक राइटिंग पढ़ता है, भले वो हम हो या आप हो या एग्जामिनर हो, वो सबसे पहले देखेंगे कि शुरुआत कैसे हुई है। और शुरुआत में ही अगर स्टूडेंट ने एक कॉन्टेक्स्ट को पकड़ लिया कि ये क्वेश्चन
यूपीएससी ने या फिर एपीएससी ने क्यों पूछा है, और अगर वो लिख दिया तो एग्जामिनर डेफिनेटली इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद आता है बॉडी। तो जो आंसर का बॉडी है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, उसको हमने पैराग्राफ में कैसे डिवाइड किया है एज पर द वर्ड लिमिट जो पूछा गया है। कुछ आंसर्स 150 वर्ड्स के होते हैं, कुछ आंसर्स 250 वर्ड्स के होते हैं। ऐसे राइटिंग आपका 1000 वर्ड्स में आता है, तो अकॉर्डिंगली हमको 50 वर्ड्स के ईच पैराग्राफ में आंसर्स लिखने होते हैं और एसेज लिखने होते हैं। अब इसमें थर्ड चीज होती है कंक्लूजन राइटिंग। तो जब भी हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो अगेन मैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी को यहां पे लाना चाहूंगा कि कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर जो है मार्क्स देते हैं। तो वो लास्ट चीज होती है, लास्ट 3 लाइंस होती हैं। तो उसको भी अगर स्टूडेंट एक ओपिनियन के वे में लिख सके, एक रिकमेंडेशन के वे में लिख सके और कुछ ऐसा लिख सके जो फ्यूचरिस्टिक है, जो फ्यूचर में होने वाला है, तो टॉपिक से थोड़ा हटके लेकिन रिलेटेड, लेकिन ऐसा कुछ जो एग्जामिनर ने दूसरे आंसर में ना देखा हो, तो ऐसी चीजें जब एग्जामिनर देखता है तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट ने कुछ कॉम्पिटिटर से हट के लिखा है, तो उसको ज्यादा मार्क्स देने चाहिए। प्लस हम ये भी फोकस करते हैं कि ग्रामर यूसेज करेक्ट हो, उसके साथ में जो वोकैबुलरी यूसेज है, जो इंग्लिश वर्ड्स स्टूडेंट यूज करें वो भी एकदम रेलेवेंट हो, ताकि एग्जामिनर को ये भी लगे कि आंसर्स के नॉलेज के साथ साथ इनको स्ट्रक्चर और इनको ग्रामर और इंग्लिश की भी अच्छी खासी नॉलेज है। तो जब एक पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है नॉलेज के साथ, एक अच्छी टेक्निक के साथ, तो डेफिनेटली एग्जामिनर भी बोलेंगे कि इनको मार्क्स हमको अच्छा देना चाहिए। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग क्लासेस में पढ़ाते भी हैं कॉन्सेप्ट, साथ में डिक्टेशन भी कराते हैं क्लास में। तो डिक्टेशन से ये फायदा होता है स्टूडेंट को कि अगर इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर भी हो, थोड़ी वीक भी हो, तो वो हर क्लास के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि फैकल्टी उसमें भी काम कर रहा है। अगर कुछ नहीं तो डिक्टेशन को भी आप अगर एग्जाम में लिख के आएंगे तो भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब पांचवी चीज इसमें यह है कि जब भी इन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल आता है तो हम आलोक कुमार, हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, ही हैज बीन अ टेडेक्स स्पीकर इन दिल्ली, तो काफी सालों से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ट्रेन करते आ रहे हैं, तो उनकी भी क्लासेस करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले। अब देखिए, इसमें 4 साल से IQ सिविल्स IAS एकेडमी की यही कोशिश रही है कि आसाम में, गुवाहाटी में स्टूडेंट्स को किसी भी चीज की कमी ना, उनको ये ना लगे कि वो दिल्ली नहीं गए तो उनको कोचिंग कम मिल रही है, कोचिंग में कुछ वीकनेस मिल रही है। तो उन फैकल्टीज को लेके आया जाता है जो फैकल्टीज यहां पे भी दिल्ली के माहौल को लेके आए। तो वो जो माहौल बनाते हैं वो फैकल्टीज अपने इंटेंसिटी से बनाते हैं। अब हमने YouTube चैनल पे भी 6 महीने से काफी इंटेंसली काम करना शुरू किया है। अनलाइक मेनी अदर इंस्टीट्यूट जो एक टॉप अप न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, हम लोग उसकी बजाय एक टॉपिक को लेके इन डेप्थ एनालिसिस में जाते हैं। और वो इन डेप्थ एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि आज की डेट में सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो गई है। जो भी अगर ऑफिसर भी बनेगा फ्यूचर में, उसको भी इंटेंसली इन डेप्थ इश्यूज को एनालाइज करके तभी आंसर देना होगा, तभी डिसीजन लेना होगा। तो हम किसी भी इश्यू में जाते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, 30-40 मिनट्स का वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस टॉपिक से अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन मिला एग्जाम में तो डेफिनेटली आंसर करेंगे और हाई मार्क्स स्कोर करेंगे। अब देखिए, दूसरी चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने सक्सेस मंत्रा की बात की है, तो 2 साल पहले एपीएससी का सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ असम ने सिमिलर कर दिया था यूपीएससी के साथ। तो इनफैक्ट एपीएससी का सिलेबस नेशनल यूपीएससी से भी बड़ा हो गया है। तो जो एपीएससी का सिलेबस है उसमें मेंस में 2000 मार्क्स हैं, लेकिन यूपीएससी सिलेबस में 1750 मार्क्स हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 250 मार्क्स ऐड किया है ये आपका आसाम पोर्शन है। लेकिन जो 1750 मार्क्स है, जो 90% सिलेबस है, वो यूपीएससी का डिट्टो कॉपी किया है, जनरल स्टडीज में भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी। तो अब आइडिया ये है कि अल्टीमेटली जब 2 साल से सिलेबस चेंज हो ही गया है, तो एपीएससी में भी जो मेजर कंपटीशन हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मिलेगा वो भी उन्हीं से मिलेगा जो 2 साल से आसाम में यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चलो अभी वो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए तो एपीएससी में लिखने का अच्छा चांस है कि सिलेबस डिट्टो कॉपी हो गया है, प्लस आसाम पोर्शन भी आ गया है। तो जब सिलेबस कॉपी हो गया है तो वही स्टूडेंट थोड़ा आसाम हिस्ट्री, थोड़ा आसाम ज्योग्राफी, थोड़ा आसाम आर्ट एंड कल्चर, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको पढ़ के एग्जाम लिखेंगे, वो 1 मंथ में कवर हो जाता है। तो अल्टीमेट जो कंपटीशन है, मैं जो अल्टीमेट कंपटीशन बोल रहा हूं, मेन से इंटरव्यू तक की जो जर्नी है, एक स्टूडेंट की जो रास्ता है, वहां पे यूपीएससी का जो तैयारी कर रहा है आसाम से, वो आपको कंपटीशन देगा। और अगर हमको यूपीएससी के
स्टूडेंट को बीट करना है कंपटीशन में, इवन एपीएससी एग्जाम में, तो हमें यूपीएससी के लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। यूपीएससी के लेवल से मेरा मतलब है कि फैक्चुअल भी पढ़ें किसी भी टॉपिक का, उसका एनालिटिकल भी पढ़ें, उसका ओपिनियन भी पढ़ें। मैं 2 एग्जांपल छोटे से यहां लेना चाहूंगा कि जैसे आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो उसमें जो क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वो तो डेफिनेटली याद होने चाहिए, लेकिन उसका एनालिसिस भी पता होना चाहिए कि लास्ट 1 ईयर में ऐसी कौन सी न्यूज आई है जिसमें आर्टिकल 21 को यूज किया गया है, और आर्टिकल 21 अगर इसमें यूज हुआ है, उसके ऊपर चर्चा हुई है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो वो चर्चा के बारे में हमें पता होना चाहिए और स्टूडेंट का अपना एक ओपिनियन भी होना चाहिए उसके ऊपर। अब हम इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं, हमको ये पता है कि इंडियन मॉनसून कैसे आता है, तो इंडियन मॉनसून कैसे आता है, कहां पे आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और अगर हम वो जो कैसे आता है वाला क्वेश्चन है उस पे और डीप चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, तो हम यूपीएससी का भी कवर कर रहे हैं। और अगर हमने ये देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में, आसाम के स्टेट में कैसे, हमने स्टेट का भी कवर कर लिया। तो ऐसे तैयारी से ना हम मेंस एग्जाम जिसमें लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं उसमें मार्क खाएंगे, ना ही हम इंटरव्यू में फेल होंगे जी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमको एसीएस एपीएस बनना है, हमको उस लेवल पे तैयारी करनी है जहां पे हमको इस सीट को लेके छोड़ना है, हमको इस एग्जाम से फेल होके वापस नहीं आना है, टॉप रैंक अगर सिक्योर करनी है, तो मेरे एस्पिरेंट से, एपीएससी एस्पिरेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप यूपीएससी एपीएससी को साथ लेके चलें। और इसका दूसरा कारण यह है कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम भी यही चाहता है, इसलिए उन्होंने सिलेबस चेंज किया। तो एपीएससी वाले यूपीएससी लिखेंगे तो यूपीएससी में आसाम से ज्यादा सिलेक्शन होगा, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। और यूपीएससी का जो फ्लो जब एपीएससी में आएगा तो इससे एपीएससी का कंपटीशन भी ऊपर जाएगा आसाम में। तो दोनों का एक म्यूचुअल फ्लो है, एक तरफ से एपीएससी कैंडिडेट यूपीएससी में जा रहा है, यूपीएससी कैंडिडेट एपीएससी में जा रहा है, तो दोनों को साथ लेके चले, जो क्रैक हो जाए। मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों से, एस्पिरेंट से, कि कुछ भी ये ना समझें कि एपीएससी बहुत इजी है या फिर यूपीएससी बहुत टफ है। यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल है, ओपिनियन बेस्ड है, आप अगर उसमें आपने पकड़ ले ली तो आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। एपीएससी में अगर आपका फैक्ट्स मेमोराइजेशन स्ट्रांग है तो आप एपीएससी को भी क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी में 1000 सीट्स हैं, अब एपीएससी में भी 500-600 सीट्स होने वाला है, तो हम क्यों ना एक साल में 1500 सीट्स के लिए ट्राई करें, 1500 सीट्स के लिए कंपीट करें। भगवान की मर्जी होगी, आपका हार्डवर्क होगा, आपके माता पिता का आशीर्वाद होगा कि आप कहां पे सेलेक्ट होंगे। करेक्ट। तो इसी पे बेस करके मैं यही पूछना चाहूंगा, जितने भी फिलहाल दर्शक हमें देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो बनना चाहते हैं, जो क्रैक करना चाहते हैं, यूपीएससी हो, एसीएस हो, आईपीएस हो, जो सिविल सर्विसेज क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि किसी भी कंपटीशन को ये ना सोचें कि वो स्टेट लेवल है या फिर वो नेशनल लेवल है। कंपटीशन कभी भी दूसरे कैंडिडेट के साथ नहीं होता है, कंपटीशन हमेशा अपने आप के साथ होता है। अपने आप के साथ कंपटीशन हर फील्ड में इंसान को मिलता है। वो एक सेलिब्रिटी बनना चाहें, वो फुटबॉलर बनना चाहें, वो क्रिकेटर बनना चाहें, या वो सिविल सर्वेंट बनना चाहें, अगर उन्होंने अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लिया, उन्होंने अपने बेस्ट को एक्सपोज कर दिया, और वो डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस भी फील्ड में वो हैं, तो उस चीज को बीट कर देंगे। सिविल सर्विस में भी यही है। हमने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल देखे हैं पिछले 5 साल में और उससे पहले भी, कि बहुत एवरेज स्टूडेंट जो कॉलेज में जिसके कम मार्क्स थे वो भी आईपीएस बन चुके हैं। उनके कभी भी स्कूल में 70% से ज्यादा नहीं आए, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। वो आज की डेट में आईएएस की गद्दी पे बैठे हैं। उसका कारण ये है कि भले ही उनको स्कूल और कॉलेज के टाइम में डिफिकल्ट टाइम फेस करना हुआ, लेकिन जब उन्होंने आईएएस का पढ़ाई किया तो उनको इंटरेस्ट आया। अब उनको इंटरेस्ट कैसे आया? मैंने काफी सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात की थी, मैंने खुद भी यूपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो काफी लोगों से मेरी अभी भी चर्चा होती है। तो उनका सिंपल ये कहना है कि जब हम पढ़ाई करते हैं यूपीएससी का, एपीएससी का, तो हम ये सोचते हैं कि हमको अपने देश के बारे में जानना है, हमको अपने स्टेट के बारे में जानना है, रादर देन ये सोचें कि वो सब्जेक्ट साइंस एंड टेक है, या इंडियन इकोनॉमी है, या फिर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सब्जेक्ट इज इममटीरियल। हमारे एक स्टेट में सब कुछ होता है, गवर्नमेंट भी है, इकोनॉमी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हमारा एक एनवायरमेंट भी है जिसका हमको देखरेख करना है। तो जब सब एक स्टेट में आ गया, एक कंट्री में सब कुछ आ गया, तो हमको सब कुछ ही पढ़ना है, और हमको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि हम अपने देश को जान रहे, स्टेट को जान रहे। जब हम अपने देश के हिस्ट्री को जानेंगे,
अपने स्टेट के हिस्ट्री को जानेंगे, तभी तो फ्यूचर को शेप अप कर पाएंगे कि ये देश ऐसे बना था, ये स्टेट ऐसे बना है, तो आगे क्या रास्ते हो सकते हैं, आगे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या वीकनेस रही थी, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे जो आज की डेट में इंडिपेंडेंस के बाद लोग भूल गए, उसको हम वापस से कैसे लागू कर सकते हैं। कंपटीशन अपना ही है, कंपटीशन आपको अपने आप से बीट करना है। यूपीएससी हो, एपीएससी हो, गवर्नमेंट ऑफ असम ने 2019 अगस्त में सिलेबस ही इसलिए चेंज किया है कि कैंडिडेट्स अपना माइंड को खोलें, ब्रॉड माइंडेड बने। एपीएससी यूपीएससी सब एक ही है, सिविल सर्विस का नेचर एक ही है। अगर आप ये देखें कि कल को आप आईएएस बने हैं या एसीएस बने हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको देश की सेवा ही करनी है, जनता की सेवा ही करनी है। जी करेक्ट। चलिए इट्स टाइम फॉर अस टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक, लेकिन उससे पहले आपके इंस्टीट्यूशन का एक दौरा लगा रह जाए। हाँ जी। तो एक वीडियो है जो मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, जो আহক আমি সকলোৱে মিলি এই ভিডিঅ'টো চাওঁ, তাৰপিছত আগবাঢ়িম। আৰু প্ৰশ্ন আছে, বিশালজীৰ লগত কথা পাতিব আছে, তেন্তে আহক আমি আগতে ভিডিঅ'টো চাওঁ, তাৰপিছত লোৱা এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। নমস্কাৰ, মই দীপলিনা ডেকা। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। চ' আজি হঠাৎ আহি ওলালোহি গুৱাহাটীস্থিত এটা একাডেমি, নামটো হৈছে IQ Civils IAS Academy. It's a government affiliated academy. It's one of the most genuine academies of the entire Northeast for the sincere aspirants. এখন একাডেমিত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে the teaching faculties and the learning environment. এতিয়া ভাল খবৰ এইটো যে every faculty of this institute has appeared for the APSC and UPSC examinations and also have cleared those exams. More than 100 students have cleared the APSC and UPSC examinations. আমাৰ মনত এটা ধাৰণা আছে, সকলোৰে আছে, যে আমি যদি UPSC APSC aspirant হয়, we must visit the academic hubs like Kota, Delhi. এতিয়া ভাল খবৰ এইটো যে আমি ইয়াতে থাকি, অসমতে থাকি আমি সাংঘাতিক ভাল ৰিজনেবল ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ নিচিনা অলমষ্ট চিমিলাৰ কোচিং ঘৰতে থাকি আমি পাই আছোঁ। ইয়াত সকলোখিনি সুবিধা উপলব্ধ। both offline and online classes are available for the students. যেহেতু আমি এতিয়া social media যুগত জীয়াই আছোঁ, they are pretty much active in Telegram and YouTube channel for the in-depth analysis of the recent issues and almost everything in the form of documents and videos. So overall it's a complete package যিসকলে সঁচাকৈ সপোন দেখিছে। IQ Civils IAS Academy is here for you guys. আপোনালোকৰ সপোন পূৰা কৰিবৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ আশা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে। Thank you. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পাছত। চাই আছে IQ Civils IAS Academy presents Career Mantra, মোৰ সৈতে উদয়নৰ সৈতে। আৰু এতিয়া আমি কথা পাতিব গৈ আছোঁ বিশাল শৰ্মাৰ লগত। তেওঁ হৈছে মেনেজাৰ IQ Civils IAS Academy। চ' প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো আকৌ এবাৰ। সুধিব বিচাৰোঁ, যিহেতু আপুনি কাউন্সেলিং কৰে, আপুনি গোটেই এডমিশ্যনৰ হেড হয়, আপুনি কাউন্সেলিং কৰি থাকে, সেই কাউন্সেলিঙৰ টাইমত আপুনি কি কয় যে ষ্টুডেণ্টছখিনিক যে তেওঁলোক একদম মটিভেট হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে চিভিল ছাৰ্ভিচ লোৱা কেৰিয়াৰ এইটো চুজ কৰা একদম ফাইনেল ডিচিশ্যন লৈ লয় যে মই এইটোৱে কৰিম, এনেকুৱা কি মন্ত্ৰ মানে আপুনি কি কয়? ষ্টুডেণ্টছৰ এনকুৱাৰী বেছটো বহুত ডাঙৰ হয়। কেতিয়াবা স্কুল ষ্টুডেণ্টছে এনকুৱাৰী কৰে, কেতিয়াবা গ্ৰেজুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্টছে এনকুৱাৰী কৰে, এণ্ড মষ্টলি দ্য চিৰিয়াছ কেণ্ডিডেটছ যিকোনো APSC বা UPSCৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অলৰেডি মাইণ্ডত আছে, সেই ষ্টুডেণ্টছটো এনকুৱাৰী কৰে। চ' টেকল কৰিব লাগে যিকোনো এনকুৱাৰীজ আছে, ঠিক আছে। মেজৰলি ষ্টুডেণ্টছৰ কথা আছে যে চিলেবাছটো কেনেকৈ আমি কভাৰ আপ কৰিম, কিমান ডিউৰেশ্যনৰ কৰ্চটো হ'ব, ঠিক আছে। প্লাছ দ্য ফেকাল্টি লিষ্ট, বিকজ সেইটো মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছৰ এনকুৱাৰী থাকে। চ' ফেকাল্টি লিষ্টটো কেনেকৈ হ'ব, APSCটো আমি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিম, আৰু ইয়াতে অসমত ৰিজনেল চেণ্টিমেণ্টৰ কথা যদি কওঁ, চ' APSC এনকুৱাৰী মেক্সিমাম থাকে, UPSC লেভেল ইজ নট দেট মাছ ফেমাছ হিয়াৰ। চ' এতিয়া ষ্টুডেণ্টছক এটাই কথা মই কাউন্সেলিঙত ফ'কাছ কৰোঁ যে APSC প্লাছ UPSC চিলেবাছ ইজ অলমষ্ট ছেইম, অকল ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই 30% আছাম পৰ্চন যিটো এক মাহত কভাৰ হ'ব পাৰে। চ' যদি আপোনাৰ অনলি APSC ফ'কাছ আছে, চ' 1 মান্থৰ চিলেবাছ টাৰ্গেট কৰি কিনে আপুনি UPSCও টাৰ্গেট কৰক, আপোনাৰ যে অপশ্যন আছে সেইটো নেৰৰ পৰা ব্ৰড হৈ গৈছে এতিয়া।
এতিয়া আপুনি ষ্টেট ছাৰ্ভিচও টাৰ্গেট কৰক UPSCও টাৰ্গেট কৰক আপোনাৰ ড্ৰিম আছে যে অফিচাৰ বনিম মই যিকোনো যি সকলো ড্ৰিম আছে APS আছে ACS আছে IPS আছে সো এতিয়া আপোনাৰ চান্সেছটো ভেৰাইড আছে যদি APSC এক্সামটো ক্লিয়াৰ হয় তেনেহ'লে ষ্টেটৰ অফিচাৰ যদি UPSC হয় তেনেহ'লে নেশ্যনেল লেভেলত অফিচাৰ আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্টে যে ডিচিজন লৈছে যে চিলেবাছ ছেম কৰাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিচিজনটো এইটো অকল মোটিভ আছে যে অসমৰ ষ্টুডেণ্ট গৈখিনি UPSC চিলেক্ট কৰিখিনি ষ্টেটৰ নাম হয় অসমৰ ষ্টুডেণ্টটো UPSC যাইখিনি এইটো ষ্টেটৰ নাম হয় দ্যাট ইজ অনলি মোটিভ অফ গভৰ্ণমেণ্ট চ' সেইসকলত APSC প্লাছ UPSC দুটাই ষ্টুডেণ্টক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে সেইটোৱে কাউন্সেলিঙত মোৰ মেইন ফ'কাছ থাকে চ' সেইটো মন্ত্ৰ আপোনাৰ থাকে আৰু বৰ্তমান যিসকল আমাক চাই আছে তেওঁলোকেও চাগে ভাবি আছে যে আমি যাওঁ নেকি তে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে যিসকলে বৰ্তমান চাই আছে যে আহক আৰু IQ চিভিল ছাৰ্ভিচ যিটো IAS একাডেমি হয় তাত আপোনালোকে আহক যিটো আপুনি মানে যেটা লগ পাই কয় সেইটো আমাৰ দৰ্শকক যদি ক'ব বিচাৰে ক'ব পাৰে আহকৰ কথা এটাই আছে যে ষ্টুডেণ্টৰ মেইন কথা আছে যে অফলাইন আৰু অনলাইন দুটাই কোৰ্চ আমি প্ৰভাইড কৰোঁ চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টছ গুৱাহাটীত থাকে আমাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট খ্ৰীষ্টান বস্তিত আছে চ' যিসকল ঘৰৰ পৰা অলপ নিয়াৰেষ্ট ডিষ্টেঞ্চত আছে সেইটো ষ্টুডেণ্টছে আহিব পাৰে কোচিং ইনষ্টিটিউটত ডেম'টো এটেণ্ড কৰিব পাৰে ওৱান্স ইউ উইল টেক ইয়ৰ ডেমো ক্লাছেছ তোমাৰ আইডিয়াটো ক্লিয়াৰ হ'ব কেনেকৈ আমি ক্লাছেছটো এটেণ্ড কৰোঁ কিমান টাইম ডিউৰেশ্যনটো থাকে প্লাছ অনলাইনত আপুনি ঘৰত বহি কিনি আপুনি ক্লাছেছটো এটেণ্ড কৰিব পাৰে যদি ইফ ইউ আৰ ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল মেৰিড প্ৰফেচনেল লুকিং টু ক্লিয়াৰ ইয়ৰ এক্সাম চ' আহিব পাৰে চ' প্লিজ আপোনালোকে গম পায় এড্ৰেছটো আছেই তেতিয়া দেৰি নকৰিব যদি আপোনালোকৰ মাজত সেই জুই আছে সেইকণ সাহস আছে যে মই ক্ৰেক কৰিব পাৰিম বা সপোন আছে দেন ডু নট ডিলে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই আহক তেওঁলোক সদায় আছে কাউন্সেলিং দিবলৈ আপোনালোকক বাৰু যি কি নহওক कमिंग बैक टू मिस्टर अनुज सिंह फाउंडर IQ सिविल्स IAS एकेडमी सर आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका गुवाहाटी में रेप्यूटेशन बहुत ही अच्छा है थैंक यू और साथ में आपने जैसे कि आपने उस टाइम भी बताया था कि असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हो गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ भी आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं राइट तो मेरा सवाल ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है आपका जो एकेडमी है वो असम में या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है सबसे कैसे हटके स्टैंड आउट करता है जी काफी सॉरी और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा एक वीडियो है फिर से दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को और ये वो है जो इस बार 331 फाइनल सिलेक्शन हुआ है राइट जी 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 331 सो उनमें से सिर्फ एक ऐसा बंदा है जिनका नाम है हरिचरण भूमिज जी जो 41th रैंक पे है APS राइट हाँ जी तो वो इतने पिछड़े जगह से आए हुए हैं कि उनको माँ को अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने क्या क्रैक किया वो क्या बन गए हैं जी 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 बट ये पता है कि हाँ कुछ बड़े आदमी हाँ बन कुछ गए बड़े आदमी तो बड़े बन आदमी गए लेकिन वो उस जगह से बिलोंग करते हैं मतलब जी। इतनी मुश्किलों के साथ मतलब जब उन्होंने ये ट्राई की आपके इंस्टीट्यूशन से ही उन्होंने कोचिंग ली तो मैं उस जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगा लेकिन उससे पहले मैं उनका वीडियो जो है वो सारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा क्या देख ले वो एक बार बिल्कुल 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 हाँ आप वीडियो तो लो নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হৰিচৰণ ভূমিজ ঘৰ কঠালগুৰি চাহ বাগিচা মৰিয়নি মধ্যভোগীত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ APS বিভাগত মই 41 সংখ্যক স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো যাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু বিশেষভাৱে এই সফলতা মই মোৰ মাতৃ শ্ৰীমতী লক্ষীকুঞ্জৰ নামত উৎসৰ্গিত বুলি মই ক'ব বিচাৰিছো আৰু লগতে এই জেগাতে মই মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ তথা বন্ধু বান্ধৱ তথা শিক্ষাগুৰুসকল কলেজ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সকলো শিক্ষাগুৰুক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে 2019 বৰ্ষত যি অসম চৰকাৰৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে সমহীয়া এক কোচিং প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰা হৈছিলে তাত মই যোগদান কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলো আৰু সেই সমহীয়া কোচিং প্ৰগ্ৰামে মোৰ এই যাত্ৰাটোত বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে এইখিনিতে মই নাম ল'ব লাগিব এজন শিক্ষাগুৰু অনুজ স্যাৰ তেখেত হৈছে IQ চিভিলছ IAS একাডেমিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তেওঁ এই কোচিং অসম চৰকাৰৰ কোচিং প্ৰগ্ৰামত তেওঁ জড়িত আছিল আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ মই ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আহিছো বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব মই জিঅ'গ্ৰাফি অপচনেল লৈছিলো আৰু জিঅ'গ্ৰাফি অপচনেলৰ প্ৰতি টান হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে অনুজ স্যাৰ তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাত মই জিঅ'গ্ৰাফিত আগবাঢ়ি গৈছিলো আৰু অপচনেল হিচাপে এই জিঅ'গ্ৰাফিত আগবাঢ়ি গৈ মই এই স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো বুলি মই আজি অনুভৱ হৈছে গতিকে মই এই জেগাত সমূহ অনুজ স্যাৰ তথা IQ চিভিলছ IAS একাডেমিৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আৰু এই একাডেমিৰ লগত জড়িত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাইটি ভণ্টিসকলক
বিশেষভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ যিকোনো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ মই আছো বুলি এইখিনিতে সকলোকে মই কৈছো। सच ए प्राउड मोमेंट सर। सच्ची में मुझे वो वीडियो देख के इतना खुशी मिल रही है कि मैं क्या बताऊं। आपसे सच्ची बहुत कुछ जानना भी है और ये जो जर्नी है इनके बारे में भी जानना है, लेकिन उससे पहले अगेन वी हैव टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक से आते ही डायरेक्टली आपसे बात करते हैं। सौरभ बानर्जीक बिरতিৰ সময় হৈছে, আহক এটা লৈ লওঁ সৰু বিৰতিৰ পিছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া যিদৰে আপোনালোকে অতি আগ্ৰহেৰে ৰখি আছিলে তেওঁৰ পৰা শুনিবৰ বাবে, তেন্তে পলম নকৰি আহক তেওঁৰ ওচৰলৈকে এজাৰ সোধোঁ এই যাত্ৰাটো যি তেওঁ অতিবাহিত কৰিলে সেই ল'ৰাজন হৰিচন্দ্ৰ ভূমিজৰ পৰা লৈ পেলাই যিটো প্ৰশ্ন মই তেওঁক সুধিছোঁ চব সকলোখিনি জানিম। চলিছে बताइए फिर। जी ये बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। 21 अक्टूबर को रिजल्ट आया था एपीएससी का और 22 अक्टूबर की इवनिंग तक मुझे पता लगा था कि कुछ न्यूज़ चैनल हरिचरण भूमिज के घर पे पहुंचे थे। तो वहाँ पे पहली बार मैंने उनके घर को देखा था और उनके माँ बाप को भी बोलते हुए सुना। तो उससे पहले सिर्फ उनसे इंटरेक्शन होता था, उनको ही हम गाइडेंस देते थे। तो काफी हार्ट वार्मिंग मोमेंट है कि एक ऐसा बच्चा सेलेक्ट हुआ जिसको एक तरीके से देखा जाए घर से कोई साइकोलॉजिकल और मेंटल सपोर्ट इतना नहीं मिला, लेकिन उस बच्चे में विल पावर इतना ज्यादा था कि शुरुआत में बहुत अच्छी इंग्लिश ना होने के बावजूद उसने इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाया। तो पर्सनली मैंने उनके टी गार्डन्स कम्युनिटी के बैच में जो आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में हमने करवाया था, तो पर्सनली ज्योग्राफी की क्लासेस ली थी जनरल स्टडीज में, और उसके साथ में ही उसको मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी गाइड किया था। और जैसा कि हरिचरण ने वीडियो में बोला कि क्लासेस में उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि इस सब्जेक्ट में उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, उसको कॉन्फिडेंस आया, तो उसने उसको ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसको बनाया। तो अब आज की डेट में, अब ये बात थी 3 साल पहले, और आज की डेट में जब उनका हमें सिलेक्शन देखने को मिलता है और जब न्यूज कवरेज इतना देखने को मिलता है, उनकी मदर को हम रोते हुए सुनते हैं न्यूज चैनल पे, भले ही खुशी के आंसू हो, तो एक बहुत इमोशनल सा मोमेंट बन जाता है कि हमने किसी ऐसे को बनाया है जिससे लाखों लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखिए दो टाइप का मोटिवेशन है हरिचरण भूमिज के सिलेक्शन से। एक तो है कि जो हमारे इंडिया के जो पुअर लोग हैं, जो पुअर एस्पिरेंट्स हैं, जिनको बहुत फैसिलिटीज नहीं है, वो तो मोटिवेट होते ही होते हैं, लेकिन जिनके पास फैसिलिटीज है उनके लिए तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जब हरिचरण भूमिज जैसा स्टूडेंट कर सकते हैं, जो जिनके पास फैसिलिटीज एकदम लैकिंग थी, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, खाना पीना अच्छा है, सारी फैसिलिटीज है, कार है, बाइक है, और उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि वो कुछ बने आगे चल के, तो वो लोग तो बिल्कुल बन सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन लोग को थोड़ा सा शर्म आए कि अगर इसने कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी आ भी रही है हमारे एस्पिरेंट्स को तो अच्छी बात है। इस शर्म को थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ बनाइए और स्ट्रेंथ बना के इसकी तैयारी करिए, एपीएससी की तैयारी करिए, यूपीएससी की तैयारी करिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के साथ हम एक 5th प्रोजेक्ट अब शुरू करने जा रहे हैं नवंबर में। मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट हमारा ही होना चाहिए। तो 4 प्रोजेक्ट्स हम लोग अभी कर चुके हैं जनवरी 2019 से, और चूंकि एक बहुत बड़ा ऑनर था गवर्नमेंट ऑफ आसाम से जुड़ने के लिए 2019 में, तो हमने और भी ज्यादा कोशिश की थी कि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में ऐसे फैकल्टीज को भेजा जाए जो एक ऐसे बच्चे के सामने खड़े हो सके जो खुद ही बहुत अच्छा पढ़ के आए हुए हैं। तो हमने 2 बैचेस वहां कंडक्ट करे हैं अभी तक। एक जनरल बैच था जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आते थे, जो एक एग्जाम पास करके सेलेक्ट होके आते थे, टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑफ आसाम आउट ऑफ नियरली 500 एप्लीकेशंस। तो 50 स्टूडेंट्स वो ऐसे थे कि उन्होंने 50% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया। और जी उसके बाद जब हमारे फैकल्टीज ने उनको पढ़ाया, तो उन फैकल्टीज से भी पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छा रिव्यू हमको मिला कि हमारे फैकल्टीज ने उनको वो दिया जो उनको शायद नहीं पता था पहले। तो मैं तो दर्शकों से यही कहूंगा, और आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफ आसाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ऐसा मौका मिला और एक ऐसे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने का मौका मिला जो पहले से ही पढ़ के आए थे। तो मैं ये मानता हूं कि एक अच्छे स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना फैकल्टी के लिए काफी मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस वो बहुत अच्छा फैकल्टी हो। तो ऐसे हमारे सारे फैकल्टीज थे, हमारे स्टूडेंट्स काफी खुश थे हमारे से। और जो हमने अभी लास्ट बैच किया है आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव
स्टाफ कॉलेज में 28 में से आपके नियरली 11 सिलेक्शंस तो वहीं से आए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, और हमारे स्टूडेंट्स को हमने वो देने की कोशिश की है क्लासेस के साथ साथ जो उनको हेल्प किया एग्जाम में सक्सेस होने के लिए, जैसे करंट अफेयर्स हुआ, स्टडी मटेरियल है, आंसर राइटिंग सेशन टेक्निक्स है। और हमने स्टूडेंट को आउट ऑफ जब वो कोर्स खत्म हो गया था उसके बाद भी असिस्टेंस दी कि कोई भी डाउट हो तो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं, मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूंगा। अंतरंगा तालुकदार हैं, देवांगना एडियो हैं, प्लस एक स्टूडेंट मेरी आकांक्षी भट्टाचार्य जी जो हमारे प्राइवेट सेंटर पे उन्होंने आंसर राइटिंग की क्लासेस मुझसे ली थी। तो मैंने उनको तब भी बोला था कि आपकी जिस लेवल की राइटिंग है आपको जरूर सिलेक्शन मिलेगा, और वो ACS रैंक 20 है आज की डेट में। तो ये हरिचरण के अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा खुशी दी है। लेकिन हरिचरण का मैं एग्जाम्पल सबसे ऊपर लेके चलता हूं कि अगर हरिचरण कर सकते हैं, उनके पास फैसिलिटीज इतनी लैकिंग थी, तो हमारे आसाम का कोई भी बच्चा कोई भी कर सकता है। APSC तो कर ही सकता है, साथ में UPSC को भी क्रैक कर सकता है। थैंक यू, ये काफ़ी मोटिवेशनल भी है, और थैंक यू हरिचरण, आपने लाखों लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, कीप इंस्पायरिंग। तो एक लास्ट, हम ये शो ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। वो लास्ट क्वेश्चन टू जी है, मैं विशाल शर्मा अपना खुद विचारिছোঁ যে কোচিং যেটো আপোনালোকৰ কোচিঙৰ পেকেজ হয়, পেকেজত আপোনালোকে কি কি ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰে ষ্টুডেণ্টছক? পেকেজত আমি ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ প্ৰভাইড কৰোঁ মানডে টু ছেটাৰডে, ইন এ উইক 6 ডেজ ক্লাছেছ থাকে। ছানডে টু যদি কিবা ষ্টুডেণ্টক ডাউট আছে যে 6 ডেজ আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ, আমাৰ কিবা আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ডাউট আছে, ফেকাল্টিক কিবা পাৰ্চনেল ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে, সেই ডাউটটো আপুনি ছানডে কোচিং ইনষ্টিটিউটত আহি কিনি অনুজ ছাৰে পাৰ্চনেলি জিঅ'গ্ৰাফিত কোচিং দিয়ে। যিকোনো ফেকাল্টি দিল্লীৰ পৰা আহি আছে সাবজেক্ট স্পেসিফিক সেই কোচিংটো আপোনাক প্ৰভাইডেড হয়। প্লাছ মেজৰলি 13 সেট অফ বুকছ থাকে, সেই দিল্লীৰ পৰা পাব্লিছ বুক থাকে, সেই বুকছটো প্ৰভাইড কৰোঁ ষ্টুডেণ্টছক। চ' ষ্টুডেণ্টক বাহিৰৰ পৰা কিবা বুকছ আৰু মেটেৰিয়েলছটো পাৰ্চেছ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। প্লাছ ইম্পৰ্টেণ্টলি যোজনা, কুৰুক্ষেত্ৰ মেগাজিন, নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকলছ আমি ষ্টুডেণ্টক প্ৰভাইড কৰোঁ। যিসকলো ষ্টুডেণ্ট কোচিঙত আহে সেই কোচিঙৰ পৰা নিউজ পেপাৰটো ষ্টাডি কৰিব পাৰে। যি অনলাইন ষ্টুডেণ্টছ আছে, অনলাইন আমি গ্ৰুপত নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকলছটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। চ' সেইকেইটা মেটেৰিয়েলছটো আমি ষ্টুডেণ্টছক পাৰ্চনেলি প্ৰভাইড কৰোঁ। প্লাছ আনচাৰ ৰাইটিং ইজ দ্য মেইন কি ফৰ দিছ এক্সাম। যিমান ষ্ট্ৰং আপোনাৰ আনচাৰ ৰাইটিং হ'ব, ইমান চান্সেছ আছে ইণ্টাৰভিউ ক্ৰেক কৰাৰ। চ' আনচাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে আমি ষ্টুডেণ্টছক মেইন ফ'কাছ কৰোঁ, জাষ্ট কিপ ৰাইটিং ইয়ৰ আনচাৰ্ছ, কিপ কামিং টু আছ এণ্ড গেট ইয়ৰ আনচাৰ্ছ ইভেলুৱেটেড। কাৰেক্ট, থেংক ইউ ছ' মাচ ফৰ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন। আৰু সঁচাকৈ বহুতখিনি শিকিবলগীয়া আছিলে, বহুতখিনি শিকিলোঁ। लास्ट अपना पर शुभेच्छा बानी लो, मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक है, जो इंस्पिरेशन, लास्ट वर्ड्स क्या मैसेज देना चाहोगे? लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप ही के मैसेज से ये शो का हम डी एंड करते हैं। आहक लो এটা বিৰতি। প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ শ্ব' শেষ কৰাৰ আগতে, আজি আপোনাৰ পৰা বিদায় মাগাৰ আগতে, अनुज जी क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? एनी मैसेज? जी मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा मोटिवेशन ले सकें हमारे रिजल्ट से, हमारी बातों से, हमारी टीचिंग से, उतना लें। और हम लोग का अभी बैच डेट्स भी आने वाला है। 10th और 20th नवंबर से हम लोग APSC UPSC फुल बैचेस शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इसके अलावा ये है कि जनरल स्टडीज़ के साथ साथ 4 ऑप्शनल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड IR और सोशियोलॉजी। तो इन 4 ऑप्शनल्स का काफ़ी GS में ओवरलैप भी मिलता है, तो आप GS कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि एक ऑल आसाम लेवल पे APSC UPSC का टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है 28 नवंबर से। तो सभी दर्शकों से यही निवेदन है, एस्पिरेंट से यही निवेदन है कि आप कोचिंग अच्छे से अच्छी ज्वाइन करें, अच्छी से अच्छी तैयारी करें, और अच्छे से अच्छा जनरल स्टडीज का तैयारी करें। ऑप्शनल बहुत रेलेवेंट चूज करें, हमसे काउंसलिंग करें। नीचे हमारा नंबर दिया ही हुआ है, तो हमारे पास आएं, ऑफिस में हमसे मिलें, काउंसलिंग करें और फिर कोई डिसीजन लें। मैंने काफी देखा है कि यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एस्पिरेंट्स फोन पे ही चूज कर लेते हैं। मैं बस ये निवेदन करना चाहूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके फिजिकल काउंसलिंग करें, पर्सनल मीटिंग करें और फिर डिसीजन लें। एंड थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू विशाल जी। এইখিনিতে আজি স্পেচিয়েল এপিসোডটো আমি সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চাই। ধন্যবাদ।